हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। उपस्थित आज के इस युवा जागरूकता सम्मेलन में हमारे जितने युवा उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार अपने अपने नाम पर अपना अपना ताली बजा करके अपना अपना स्वागत कर लीजिए। जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करें। देखिए, अभी ताली बहुत कमजोर बजी और मैं लगभग 4 साल बाद ओबरा में आया हुआ। जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, 4 साल पहले मैं ओबरा आया था। एक छोटा सा कार्यक्रम करके मैं एक गांव में गया हुआ था, खैरटही, यही गांव है ना, खैरटिया, ग्राम सभा खैरटिया में गया था। तो जहां मेरा छोटा सा चौपाल था, गांव के लोग, जब मैं गया तो गांव के लोग पानी लाने के लिए सबसे नीचे गए हुए थे। तो टाइम लग रहा था, तो हमारे पीएसओ ने कहा कि पानी उन्हें मिल जाएगा क्या। तो गांव के जो लोग थे उन लोगों ने कहा, भैया पानी बहुत नीचे से लेके आना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। मैंने अपने जिलाध्यक्ष से कहा, माननीय जिलाध्यक्ष जी, अब तो मैं पानी नहीं पीऊंगा और मैं पानी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पानी की व्यवस्था मैं इनके घर में न करा दूं, इनके स्थान पर न करा दूं, तब तक पानी नहीं पीऊंगा। लोगों ने आश्चर्य समझा। लोगों ने कहा कि ऐसे ही आते हैं, सब कह के चले जाते हैं। हमको यह बात सुनाई दी तो हमने कहा कि सब में और हम में बहुत अंतर है। हमने वहीं पर कहा, गांव के सामने कहा कि मैं इस गांव में अब उसी समय आऊंगा जब इस पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं निकला वहां से और यहाँ के जल जीवन मिशन के एडीएम साहब थे, मैंने उनको फोन किया, जिलाधिकारी महोदय को फोन किया। मैंने कहा, मैं इस गांव में गया था, मैं चाहता हूं कि तत्काल वहां पानी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि वहां जो गरीब तबके के लोग हैं वह पानी, गंदा पानी पीते हैं, जिससे उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो नहीं है। हमने कहा अगर ऐसा नहीं है तो एक बार आप पानी पी के जाके वहां देख लीजिए कैसा है। साथियों, दूसरे ही दिन मनोज देव पांडे के नंबर पर फोन आता है कि वो आपके माननीय मंत्री जी आए थे, किस गांव में गए थे, जरा हमको बता दीजिए, मैं टीम के साथ वहां भेजना है। जिलाध्यक्ष जी हमको फोन किए, कहे भैया ये किसी को आपने फोन किया था क्या? हमने कहा हाँ। कहे पूरी टीम, जल जीवन मिशन के काम में लगी हुई पूरी टीम उस गांव में जाने के लिए तैयार है। हमने जिला से कहा है आप जाओ। और साथियों, मैंने कहा था कि आप भी पानी मत पीना, जब तक वहां पानी की व्यवस्था न हो जाए तब तक पानी पीना मत। और साथियों, जब वहां 10-15 दिन के बाद पानी की पूरी व्यवस्था हो गई, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी अपने सभी पदाधिकारियों के साथ जा करके वहां पर पानी पिए। पूरे गांव के लोग बहुत खुशहाल थे। लोगों ने कहा कि पहला ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने देखा कि जिसने जो कहा उसको करके दिखाने का भी काम किया। मैं साथियों, मैं सोनभद्र का दौरा थोड़ा इधर बीच में ज्यादा करने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं और 75 जनपद से अलग सोनभद्र जनपद है। सोनभद्र जनपद को अगर हम देखें तो हर स्तर से बहुत मजबूत है। यहाँ जिस प्रकार से बाहर के लोग आकर के यहाँ अपने आप को मजबूत करते हैं और यहाँ के लोग गरीब का गरीब रह जाते हैं, लड़ाई यहाँ बराबरी की है। साथियों, हम जब यहाँ आते हैं तो हमको ज्ञापन भी मिलता है, हमको लोग भी कहते हैं, पत्रकार भी प्रश्न करते हैं कि आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ से सांसद विधायक सभी लोग हैं, और जो लोग भी आते हैं वो अपनी अपनी बात कह करके जनता का वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, जीत करके फिर लखनऊ दिल्ली चले जाते हैं। फिर यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके रोजगार संबंधी कोई चर्चा नहीं करता है। अभी मैं पिछली बार रॉबर्ट्सगंज आया हुआ था, मैंने कहा कि आप बहुत छोटे शब्दों में समझने का प्रयास करिए। आपके घर में छोटा सा बालक, या फिर मैं अभी इसी मंच का मैं उदाहरण दे देता हूँ, छोड़िए बालक को, मैं इसी मंच का उदाहरण दे देता हूँ। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मनोज देव पांडे हैं, इधर खड़े हैं, इनको बुखार है, मनोज देव पांडे जी को बुखार है। यहाँ इतने युवा साथी बैठे हुए हैं, एक बात आप उनको बताइए, मनोज देव पांडे हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं
और मैं पार्टी का सेकेंड टॉप लीडर हूं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूं, मेरे नीचे ये सब लोग काम कर रहे हैं। अब आप बस एक बात का मुझे आप जवाब दीजिएगा, आप बहुत आसान शब्दों में समझ जाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए अपनी तरक्की के लिए, अपनी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मनोज देव पांडे के बुखार से आप समझ जाएंगे। आप जरा सोचिएगा, अभी मैं बैठा था तो मैं इनको एक निर्देश दे रहा था। हमारी बात स्पष्ट पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही है? सुनाई दे रहा है अच्छे से? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को सुनाई दे रहा है? दोनों हाथ सही है, दोनों हाथ सही है, थोड़ा और ऊपर उठाइए। सुनाई दे रहा है सबको ना अच्छे से? हाथ नीचे करिए। मैं बैठा था तो मनोज को निर्देश में दे रहा था, तो मनोज जी ने हमसे कहा कि भैया हमको बुखार है। इन्होंने हमसे कहा कि भैया हमको बुखार है, देखिए हमारा हाथ गर्म है, माथा गर्म है और ये गर्दन भी गर्म है। तो हमने कहा तब पेट भी गर्म होगा? तो बोले हाँ भैया वो गर्म है। हमने कहा तो दवाई लो भाई, दवाई लेकर के आप अपना बुखार को ठीक कर लीजिए। इन्होंने कहा कि भैया अब आपको मैं जिले से जब छोड़ दूंगा तब मैं दवाई लूंगा। आप जरा कल्पना करिए, मनोज देव पांडे से सिर्फ मैंने पूछ लिया कि आपको क्या हुआ है, इन्होंने कहा बुखार हुआ है, तो क्या बताइए मेरे पूछ देने से क्या बुखार भाग जाएगा? बोलिए जोर से, क्या मेरे पूछ देने से बुखार खत्म हो जाएगा इनका? नहीं ना खत्म होगा। ये कितने लोग जानते हैं कि मेरे पूछ देने से बुखार खत्म नहीं होने वाला? जरा हाथ सही हो तो। अभी मैं चौपन जब पहुंचा तो लोग बाजा बजा रहे थे, मेरे स्वागत में बाजा बजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, मनोज देव पांडे को बुखार है, चलिए बाजा बजवाया जाए ओपरा में, बाजा बजवा के कहा जाए कि मनोज के बुखार बा, मनोज के बुखार बा। तो ये बताइए बाजा बजाने से और चिल्लाने से कि बुखार बा तो बुखार भागी? बोला जोर से, बुखार भागी ना भागी? मनोज का बुखार भागी तब जब बढ़िया डॉक्टर से मिली है तब। बतावा सही कि गलत? अब इनके होगा बुखार, मनोज भाई के होगा बुखार। अब डॉक्टर भी ऐसा न मिल जाए कि मनोज जी जाके कहा कि सर हमके बुखार बा, अब बुखार का दवाई ना दे करके वो पेटे का दवाई दे दे कि तुम्हारा पेट खराब बा, तब वो गड़बड़ हो जाए। साथियों, यह आसान सा उदाहरण अब आपको समझ में आ गया होगा कि सही डॉक्टर का चयन करिए। जब सही डॉक्टर आपको मिलेगा तो सही दवाई देने का काम करेगा। जब उसके निर्देश पर आप काम करेंगे, उसके मार्गदर्शन में आप चलने का काम करेंगे तो आपका बुखार भी भागेगा, आपकी समस्या भी भागेगी और आपको विश्वास भी मिलेगा कि हमारा नेता कैसा हो तो उन प्रकार से देखा। बताइए सही कहा कि गलत कहा? जोर से बोलिए, सही बात है कि गलत बात है? कहने का मेरा मतलब यह है साथियों, रहना आपको यहीं पर है, रहना आप सबको यहीं पर है, आपका परिवार यहीं पर है, आपके बीवी बच्चे यहीं पर हैं, आपके पिताजी यहीं पर हैं, आपके दादा यहीं पर हैं, आपकी दादी यहीं पर है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, यह जो आवाज आज मेरे जुबान से निकल रही है, मैं चाहता हूं कि यह आवाज आपके जुबान से निकले। जब आप बोलने का काम करेंगे साथियों, तब हम जैसे लोग आपके लिए खड़े होने का काम करेंगे, नहीं तो कोई नेता खड़ा होने वाला नहीं है। जो भी आएगा वो आकर के सिर्फ आपसे वोट मांगने का काम करेगा, आपको बहकी बहकी बातें करेगा और यह कहेगा इस बार हमको आप वोट दे दीजिए, इस बार आपकी समस्या का समाधान हम जरूर करा देंगे। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, आप जरा कल्पना करो मुझे क्या पड़ी है भाई सोनभद्र आने की। आप बताओ ना, मैं भी तो आप ही के जैसा हूं, खाली हमें दाढ़ी बनवा लें और बनवा करके हम जींस और टी शर्ट पहन करके यही में बैठ जाए तो कोई हमके ना चिन्हे। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं अगर अपने दूसरे ड्रेस में आ जाऊं और आपके बीच में बैठ जाऊं तो कोई नहीं पहचान पाएगा। मेरे भाइयों, इस बात को समझने का प्रयास करिए। सोनभद्र की यह जो समस्या है, यह समस्या आज से नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए कहीं न कहीं आपके बाबा दादा पुरखों ने भी मेहनत किया, आपके पिताजी भी संघर्ष कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो। और नौजवान भाई, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हो, अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आने वाले बच्चे भी संघर्ष करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी यह समस्या बढ़ती जाएगी। फिर कोई आपके हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, सिर्फ समस्या बढ़ता रहेगा, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। बताइए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं?
कितने लोगों को लग रहा है कि सही कह रहा हूं? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के बताइए सही है कि गलत है। जोर से बताइए सही है कि गलत है। अगर सही है तो सही का साथ देना पड़ेगा और सही के साथ चलना पड़ेगा। और जब आप सही का साथ देंगे, सही के साथ चलेंगे, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, झूठ को लोग बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, सत्य को जल्दी स्वीकारता नहीं मिलता है। सत्य को साबित करना पड़ता है, सत्य के लिए लड़ना पड़ता है और सत्य के लिए भिड़ना पड़ता है और सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब सत्य की स्वीकारता होती है तो उसमें भी इतना संदेह रह जाता है कि सही बात है कि गलत बात है। साथियों, यह झूठ कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है आपका, यह झूठ कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार से आपकी परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार से समाज की जो समस्याएं हैं, इसके समाधान के लिए जब तक हम और आप एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक साथियों समस्या का भी समाधान होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करता हो, जिस सोनभद्र में लोग झोला उठा के आते हैं और फॉर्च्यूनर से यहां से वापस जाते हैं, इसी तर्क को समझने की आवश्यकता है मेरे भाई, इसी बात को समझने की आवश्यकता है। अगर बाहर के लोग आकर के यहां से अपनी बिगड़ी बना सकते हैं, तो हमको आपको कमर कसना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। अगर इस जनपद में हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमको भी हमें रोजगार मिलना चाहिए, इस बात की लड़ाई होनी चाहिए। बताइए सही है कि गलत है? कितने लोग हमारा साथ देंगे? जरा हाथ उठाइए। अगर हमारे जाने के बाद लोग आके कहे गए चढ़ता मर्दवा नहीं, तो ये सब तो होत रहेगा, तब क्या हुई भाई? मेरे भाइयों, 4 पीढ़ी बर्बाद हुई। इसी भीड़ में कुछ दादाजी लोग दिख रहे हैं, जरा उनसे पूछिएगा, आज दादाजी यहां संघर्ष करने के लिए बैठे हुए हैं, वो हमारा साथ देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है कि ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में कुछ अच्छा जरूर होगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 100% होगा। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, साथियों निश्चित रहना, इस बार गृह मंत्री जी से मिलने जब जाऊंगा तो मैं उनसे जरूर कहूंगा, जो युवा उद्यमी योजना चलाया गया है, उस युवा उद्यमी योजना के माध्यम से सोनभद्र के समस्त बेरोजगार नौजवानों को लोन दिया जाए, उनको रोजगार करने का अवसर दिया जाए, ताकि यहाँ का नौजवान किसी के सामने हाथ फैलाने का काम न करे। यहाँ का नौजवान अपने बाजू के दम पर, अपने मेहनत के दम पर अपने आप को आगे बढ़ाने का संकल्प ले सके। साथियों, यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। सरकार ने पॉलिसी बनाई, तमाम तरह की योजना बनाई, इसका मतलब यह नहीं है कि योजना बना देने से ही समस्त बेरोजगार को रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं है साथियों। आपको याद होगा कि आने वाले पिछड़ा जब समय बीता तो एक बार नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी रात को हुआ और सुबह तक सब जान गए कि पुरानी नोट बंद हो गई है। यही बात है ना भाई। देखिए, हम जो भी बात करते हैं वो तर्क की कसौटी पर आकर के ही हम कोई बात करते हैं। आप जरा सोचिए कि रात को 12 बजे नोटबंदी का ऐलान हुआ और सुबह जो घर में लोग हैं उनको पता चल गया कि पुराना नोट बंद हो गया। नोट क्या होगा? जो रखे थे परेशान हो रहे थे। अगर नोटबंदी की सूचना 12 घंटे के अंदर जमीन तक पहुंच सकता है साथियों, तो मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रशासनिक लापरवाही है। अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहते तो उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचा करके लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करते साथियों, गरीबी धीरे धीरे समाप्ति के रास्ते पर है। हम तो आज आए हैं, अब अगली बार कब आएंगे यह संगठन तय करेगा। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं, अगर आज हम आए हैं, जो बात हम बताए हैं, यह बात दबनी नहीं चाहिए, यह आपस में चर्चा होना चाहिए और इस चर्चा के साथ साथ एक योजना बननी चाहिए कि हम अपनी लड़ाई स्वतः लड़ने का काम करेंगे, हम किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूं, मैं जब आया तो आप लोगों ने नारा लगाया कि अरविंद राजभर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैं इसको उलाटता हूं, मैं कहना चाहता हूं, ऐ सोनभद्र के नौजवानों, आप संघर्ष करो, या डॉक्टर अरविंद राजभर आपके साथ खड़ा रहेगा, कदम से कदम मिला करके खड़ा रहेगा। साथियों, जब मैं इस सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गया, जब गांव की सड़कों को हमने देखा, जब गांव के नालियों को हमने देखा,
मुझे बहुत पीड़ा हुआ। मैंने कहा देश आजाद हुए इतना साल हो गया, तमाम सरकारें आई और चली गई, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। अरे भाई, यह कब तक हम आवास और शौचालय में ही परेशान रहें? नौजवान भाई, आप बताओ मेरे भाई, आप इतने बड़े हो गए, हम लोग भी इतने बड़े हो गए, हमारे दादाजी भी संघर्ष किए कि हमके आवास मिल जाए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दादाजी भी संघर्ष किए कि आवास मिल जाए, दादी संघर्ष की कि शौचालय मिल जाए। हम आवास और शौचालय की लड़ाई लड़ते लड़ते 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी तहसील और ब्लॉक पर जाकर के हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे गांव का आवास बन जाए, शौचालय बन जाए तो ठीक रहा। अरे भाई, आवास शौचालय से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अच्छी शिक्षा आपके पास होगी तो मैं यह कह सकता हूं, अच्छी शिक्षा होगी तो आप अपनी लड़ाई स्वतः लड़ लेंगे, किसी नेता की आवश्यकता नहीं होगी साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समयों में अपने घर के बच्चे और बच्ची को पढ़ाने का काम करिए, क्योंकि अगर हमारे दादा और दादी, हमारे जो पुरख अगर मेहनत किए होते साथियों, तो आज अरविंद राजभर को यहाँ खड़ा होकर के भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं भी कहीं जाकर के काम करता साथियों, मेहनत करता, सारी चीजें करता, सारी व्यवस्था बदल जाती। लेकिन मेरे भाई, हम आपसे बस अंतिम बात यही कहना चाहेंगे कि यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई हम सबकी है। अगर हम और आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रह गए तो नुकसान सरकार का नहीं है, नुकसान हमारा और आपका ही है, हमारा और आपका ही। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है, अभी जैसे मैं अभी एक गांव में गया हुआ था, आप सबको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने 2002 में एक योजना बनाया कि भाई आने वाले समयों में ऐसी व्यवस्था बने, जब समय बदलेगा तो कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे पढ़ाई शिक्षा की गुणवत्ता को बदला जा सके, उसमें अच्छी शिक्षा को लाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सोनभद्र की स्थिति मैं देखता हूं, आज भी गांव में जब मैं जाता हूं, अभी मैं जयप्रकाश भाई के घर गया था पिछली बार, ताली बजा करके स्वागत करिए आप जरा सा। जयप्रकाश जी के घर गया था मैं, इनके घर में गया था तो वहां एक स्कूल था, मैं उसकी हालत को मैंने देखा, मैंने कहा कि इस स्कूल में कैसे पढ़ते होंगे बच्चे सब। जयप्रकाश बैठ गए। साथियों, आज भी गांव के प्राइमरी विद्यालय में आप खुद से कल्पना करिएगा, यहां हर हाथ में मोबाइल हो गया है कि नहीं हो गया? मोबाइल थोड़ा दीजिएगा, कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है जरा दिखाइए तो। ये वाली, अब इस पे मत जाइएगा, ये वाली मतलब अंगुली वाली नहीं, कीपैड वाला नहीं है, टच करे वाला मोबाइल हो गई है ना सभी लोगों के पास। आप जरा सोचिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में हर हाथ में मोबाइल हो गया, हर बाजार में जन सेवा केंद्र हो गया, हर दुकान पर लैपटॉप और कंप्यूटर हो गया। जब हर चीज का परिवर्तन हो गया तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता? आज भी गांव के प्राइमरी विद्यालय में जो अखिलेश यादव जी ने गरीब बच्चों के हाथ में कटोरा, गिलास और थरिया थमाया था, उसी को हटाने की आवश्यकता है, उसी को बदलने की आवश्यकता है। अगर हर हाथ में मोबाइल हो गया, देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर से गुजर रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि समस्त प्रत्येक सरकारी विद्यालय में अब कटोरा, गिलास और थरिया बंद होना चाहिए। उस स्कूल में स्मार्ट क्लास बनना चाहिए, उस स्कूल में कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रोजेक्टर लगना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन करके गरीब के बच्चों को भी घर से कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। साथियों, इस बात की लड़ाई सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी लड़ने का काम करें। आप गांव के स्कूलों में जब हम जाते हैं, पढ़ाई जाती है, क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, ख घड़ी में समय बताया। जब आता है अंतिम तो कहता है कि अंगे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। और वहीं पर कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाया जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, आता है अंतिम तो Z फॉर जेब्रा, मतलब एक प्रकार का घोड़ा। यह सांकेतिक भाषा में कहता है, ऐ अमीर के बेटे, तुम अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ो, तुमको तुम्हारा लक्ष्य पुकार रहा है। और गरीब के बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, उससे जब मास्टर साहब पूछते हैं कि बताओ तुमको क्या समझ में आया, तो कहता है कि अंगे माने तो कुछ नहीं समझ में आया। बाकी इसीलिए साथियों, शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस बात को जब हम लोगों ने देखा तो यह तय किया कि उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बना करके जिस प्रकार से
उसी प्रकार से सरकारी विद्यालय खोले जाए। अटल आवासीय विद्यालय खोला गया, उस स्कूल में पढ़ने वाला कोई अमीर का बेटा नहीं साथियों, उस स्कूल में पढ़ने वाला मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति का बेटा और बेटी पढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव हो। आखिर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विचारधारा को स्वीकारता प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि हम अटल आवासीय विद्यालय दे रहे हैं ताकि जो भी गांव में मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं उनके बेटा और बेटी कक्षा 5 से 12 तक की पढ़ाई सरकार के पैसे से कर सके। साथियों, हमारे ससुर जी अटल आवासीय विद्यालय में हैं। वहां की जो पढ़ाई होती है, पढ़ाता कौन है? गांव के प्राइमरी विद्यालय की तरह 60-65 हजार पाने वाले जो अध्यापक हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाने का काम जो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और पीसीएस होते हैं वही लोग साथियों पढ़ाने का काम करते हैं। आप कल्पना करिए, जब उस विद्यालय में आपका बेटा पढ़ेगा तो आपके बेटे और बेटी को पढ़ाने का काम कोई आईएएस और आईपीएस करेगा तो अपने आप बदलाव आएगा और एक ऐसा समय आएगा जिस चीज को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ने का काम कर रही है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हमने यह बात कहने का मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि 2017-18 में जब हम लोग मंत्री थे तो इसकी पहल किए थे कि कक्षा 12 की पढ़ाई के बाद लड़का क्या करेगा। हमारे बनारस के लालपुर में आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर खुला हुआ। अगर उसमें सरकारी पैसे से फ्री में पढ़ाया जा सकता है तो यही नियम बनवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से फ्री में आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर खोले जाए। जो अटल आवासीय विद्यालय से 12 की पढ़ाई करके निकलेगा उसका डायरेक्ट एडमिशन उसमें फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर में होगा ताकि सरकार के पैसे से तैयारी कर सके और आने वाले समयों में कंपटीशन में बैठ करके एग्जाम क्वालिफाई करके सारे वाइवा क्वालिफाई करके वो अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। साथी नौजवान भाइयों, बहुत सारी बातें हैं लेकिन इन बातों का सिर्फ एक निचोड़ है। अगर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर आपकी आवाज बनने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि हर चीज पर पॉलिटिक्स हो रही है, हर चीज पर पॉलिटिक्स हो रही है। अभी मैं कल था जनपद वाराणसी में, वहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। अगर प्रशासन सचेत रहा होता तो आज जिस प्रकार से बनारस का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनता था। वहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुआ। मारपीट के दरमियान तलवार चले, कुल्हाड़ी चले, लाठी चले, भाला चले, सब चला। तमाम लोग घायल भी हैं उसमें। अब वहां पर्दे के पीछे से उसके पॉलिटिक्स चालू हो गई। आप जरा कल्पना करिए, ऐसी ऐसी घटनाओं पर कहीं कुछ हो जाता है तो लाश रख करके लोग पॉलिटिक्स करते हैं कि लाश पर राजनीति होने लगती है। 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिस मसले को आसानी से बैठ के सॉल्व कराया जा सकता था, प्रशासन की चूक से, प्रशासन की लापरवाही से वहां 2 पक्षों में द्वंद्व हो गया। साथियों, आज एक सामाजिक दुर्भावना बनता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं कल मैं गया था वहां पर और मैं यह ठान के गया था कि जब ये घटना घटित हुई तो मैंने कहा था कि इसके उच्च स्तरीय जांच बैठे। पक्ष और विपक्ष दोनों चाह रहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथियों, मैं प्रमुख सचिव गृह महोदय से बात करके मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, डीजीपी महोदय से मिल करके एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन करा करके आज से वह टीम जांच करने का काम कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, किसी भी निर्दोष को नहीं फंसने दिया जाएगा। अगर कोई दोषी होगा तो उसको छूटने भी नहीं दिया जाएगा। साथियों, इस संकल्प के साथ हम लोगों ने काम करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से जातिवादी मानसिकता लोगों के दिमाग में भर गया है, लोग हर चीज को, हर एक्शन को, हर मोड़ को सिर्फ जातिवाद के दृष्टिकोण से देखने का काम करते हैं। यह मेरे हिसाब से आने वाले समय के लिए बहुत घातक है, मेरे हिसाब से आने वाले समय के लिए बहुत विनाशकारी होगा। इसलिए हमको, आपको राजनीति में आना पड़ेगा। नौजवान भाइयों, मैंने कहा है, उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में जनपद सोनभद्र में जो भी चुनाव लड़ना चाहता है नौजवान, आप फ्रंट पर आओ मेरे भाई। मैं चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। 2 लाख रुपया मैं चुनाव लड़ने के लिए आपको दूंगा। आप लड़ो चुनाव, राजनीति में आओ, अपनी जिंदगी स्वतः बनाओ, किसी का चक्कर चलाने की आवश्यकता नहीं। 2 लाख रुपया मैं स्वतः दिलाऊंगा। हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा है, पिछले मीटिंग में कहा था, जो भी नौजवान चुनाव मैदान में करना चाहता है वो आवे, उसको 2 लाख रुपए का सहयोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी देगा। आप चुनाव लड़िए,
हम आपका प्रचार करने आएंगे, आपको जितवा करके, आपको नेता बना करके आप अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान आप स्वतः करें, आप हमारे चक्कर में पड़ने का काम ना करें। बताइए सही है कि गलत है? जोर से बोलिए, सही है कि गलत है? तो चुनावी मैदान में नौजवान उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? इसलिए क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वह राजनीति में पड़े। आने वाली जो नस्लें हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, उनको अच्छी व्यवस्था मिले, ताकि उनका ध्यान नौकरियों की तरफ जाए, परिवार के उस सामाजिक परिवर्तन के लिए जाए। कहने का मतलब यह है कि जब आपका बेटा शिक्षित होगा तभी वो विकसित होगा, जब विकसित होगा तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, जब करेगा तो आपका परिवार विकासशील भी और विकसित भी होगा। साथियों, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर परिवर्तन लाना है तो अपने बेटा और बेटी को जरूर पढ़ाना है। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ो प्रधानी, लड़ो क्षेत्र पंचायती, लड़ो जिला पंचायती, भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। ताकि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो राजनीति करो, और राजनीति से ही हर चीज संभव है भाई। तो राजनीति करके हम अपनी बिगड़ी स्वतः बनाने का काम करेंगे, हम किसी के आगे पीछे तुम हिलाने का काम नहीं करेंगे। बताइए कितने लोग समर्थन दे रहे हैं इस बात का? जरा हाथ उठाइए तो मैं देखूं, समझूं। मेरे भाई हाथ नीचे करिए। मैं जानता हूं आपके अंदर लालसा भी है, बस मेरा यह अनुरोध स्वीकार करिए और तैयारी करिए। हमारे दो शेर यहाँ पर लगे हुए हैं। राजेंद्र पटेल जी खड़े हो जाइए और हमारे राजेश भैया, राजेश यादव जी खड़े हो जाइए। यह दोनों शेर को मैं यहाँ भेजा हुआ हूँ। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष लगे हुए हैं, हमारे मंडल के नेता, जिले के पदाधिकारी, तमाम प्रकोष्ठों के लोग लगे हुए हैं। सभी लोग आपको सही दिशा में ले जा करके आपको सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। साथियों, इससे हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। बताइए, आप साथ देंगे हम लोगों का? कितने लोग साथ देंगे? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। कितने लोग साथ देंगे? साथ देंगे हम लोगों का? हाथ नीचे करिए। बस मैं एक छोटा सा अनुरोध आपसे करूंगा, अगली बार जब हम आएंगे तो हम यह प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिएगा कि जो लोग भी ऐसे बेरोजगार साथी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, जिनको बेरोजगारी में धकेल दिया गया, अब हमारा आगे आने वाली जो नस्लें हैं, बच्चे हैं, वह बेरोजगारी के कुआं में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमको आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, हमारी सुरक्षा हो, हमको न्याय मिले, हमारी सुनवाई हो, हमारा अधिकार मिले, हमारा सम्मान मिले। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं उपस्थित सभी जनमानस का, सभी युवा साथियों को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपस में मिलजुल करके हमको आपको चलना है, आपस में मिल करके हर लड़ाई को लड़ना है, ताकि हम अपने परिणाम तक पहुंच सके। इससे बैठे हुए तमाम साथी हमारे हैं, जिन लोगों ने सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, ऐसे तमाम लोग जो सैकड़ों 4 व्हीलर से, रॉबर्टसन से चल करके यहाँ तक आए, मैं ऐसे नौजवान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा काफिला आप लोगों के नेतृत्व में बन जाएगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ज्यादा तादाद में यहाँ तक आ जाएंगे। यह हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने देखा यहाँ पर कि हमारे वो युवा साथी जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कहीं न कहीं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ, वह इसकी सफलता का पूरा श्रेय आपको जाता है। अपने इन्हीं के शब्दों के साथ आपके हर लड़ाई में हम साथ खड़े हैं साथियों, आपके हर कदम कदम पर हम खड़े हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर आपको